जय हिंद साथियों, क्राइकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए एंशियंट हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट चैप्टर वाइज जो चल रहा है किरण पब्लिकेशन से। तो चलिए आज हम नौवां चैप्टर गुप्तोत्तर काल पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ प्राचीन भारत के विविध के सभी प्रश्न कंप्लीट करते हुए आज प्राचीन भारत के इतिहास को जितने भी प्रश्न ऑनलाइन बने हैं समाप्त कर देंगे। तो चलिए गुप्तोत्तर काल या पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हुएनसांग भारत आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हुएनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? 14 साल। हुएनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? 14 साल। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष के समय में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। नागानंद का रचनाकार था हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज और प्रयाग में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियादर्शिका नाटक के नाटककार कौन थे? हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली एवं प्रियादर्शिका नाटक के नाटककार कौन थे? हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? सी युकी की रचना। हुएनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को शिलादित्य हुएनसांग ने कहा है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? हर्षवर्धन ने। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किया था हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षचरित की गई थी बाणभट्ट के द्वारा। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में एक शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। कब किया था? 78 ईस्वी में। यदि शक संवत में 556 अंकित है तो यह ईस्वी सन 556 में 78 जोड़ने से 634 प्राप्त होता है। शक संवत निकालने के लिए क्या होता है कि अगर शक संवत में 556 अंकित है तो ईस्वी में निकालने के लिए 78 जोड़ना पड़ता है। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? कलहन की पुस्तक में। हर्ष के समय की सूचना जो है किसमें है? हुएनसांग की पुस्तक में भी है। हुएनसांग की पुस्तक में। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन
उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। कौशे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? रेशम के लिए। वह चीनी लेखक कौन है जिसने भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इंतु। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? इंतु। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण था मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में। जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में। इस तरह से गुप्तोत्तर काल भी समाप्त होता है। और लास्ट चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री का प्राचीन भारत और विविध है, तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज। शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थर से घेरी हुई समाधियां। किस पत्थर का पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? तो पंचतंत्र का। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों और धातुओं का अध्ययन है। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। इतिहास का पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम के बीच। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम के बीच। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस। वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किंस ने। गुप्त पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार। किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? भास। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तर्कशास्त्र के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? मिलिंद पनो। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो मिलिंद पनो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्त्र की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु से। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्त्र की खुदाई से प्राप्त होती है? तो अरिकमेडु से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्र दमन के। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्र दमन के अभिलेख में। कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकमेडु। कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? अरिकमेडु। इस तरह से किरण पब्लिकेशन से एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यह वीडियो जो है 9 पार्ट में है, चैप्टर वाइज कराया गया है। एक पार्ट में, लास्ट पार्ट में 2 चैप्टर को एक साथ ले लिया गया है। तो आप इस सभी वीडियो को देखें और सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप आसानी से रिवीजन कम समय में कर सकें। वीडियो देखने के लिए